नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी भटकते आकाश लेकर। ये कहानी मैंने 13 मार्च 2005 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी भटकते आकाश। आसमान के कान होते तो क्या वह धरती की व्यथा सुनता? अपनी भड़ास तो वह बादलों के मुंह से निकाल लेता है। सोनिया के बारे में इससे अधिक सुनना मेरे लिए कठिन था। यह बातें कोई और बताता तो मैं उसका मुंह नोच लेता, मगर शिवा की बातों पर अविश्वास करना आसमान पर चढ़ आए सूर्य को झुठलाने जैसा था। शिवा मेरी नजरों में महाभारत के युधिष्ठिर जैसा था, साक्षात धर्मपुत्र। शिवा अगर झूठ बोलेगा तो मात्र धर्म के लिए, मगर यहां वह झूठ क्यों बोलता? जो बात घर घर पहुंच गई हो उसे शिवा नहीं तो कोई और कहता। दिन की धूप में प्रकाश को कौन झुठला सकता है? रात आंखों में नींद कहाँ थी? मन हिरन स्मृतियों के अरण्य में ऐसे भागने लगा था मानो किसी ने टेप रिवाइंड कर दिया हो। अतीत यादों का पिटारा लेकर खड़ा हो गया। यादें फुहार से भीगे रेगिस्तान पर ऊंट के पद चिन्हों सी होती हैं। यादें दूर मंदिर में बजने वाली घंटियों की मधुर आवाज के मानिंद होती हैं। यादें जैसे दूर खड़ा गडरिया बांसुरी बजा रहा हो। जीवन में यादों का सहारा न हो तो जीवन निर्जन अरण्य बन जाता है। कॉलेज के दिन मानो सुख के हिंडोलों पर झूलती हुई गुलाबी उम्र। हम चारों ने इंजीनियरिंग साथ साथ की। अंतिम बस आते हमारी मित्रता और प्रगाढ़ हो गई थी। हृदय पवित्र एवं मन में निस्वार्थ भाव हो तो मित्रता आनंद का झरना बन जाती है। कितना शानदार ग्रुप था हमारा। मैं, शिवा, संदीप एवं सोनिया। सोनिया अक्सर कहती, सूर्या, भगवान भी क्या राशि मिलाकर मित्रता बनाता है? हम सबके अंग्रेजी के एस से नाम प्रारंभ होते हैं। यह क्या अजीब इत्तेफाक नहीं? मैं उत्तर देता उसके पहले संदीप बोल पड़ा, अरे हमारे नाम एस से इसलिए प्रारंभ होते हैं क्योंकि हम ताश की गड्डी से भगवान के निकाले हुए ऐश यानी 4 इक्के हैं। हमसे ऊपर कोई नहीं। संदीप के उत्तर ने उस दिन सबको आत्ममुग्ध कर दिया। उसका वाक्चातुर्य देखते बनता था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों के बीच पुतलियां घुमाते हुए वह जब भी बोलता सबको मंत्रमुग्ध कर देता। उसका शब्द विलास मोहिनी मंत्र की तरह असर करता। सोनिया उसकी हाजिर जवाबी की अक्सर तारीफ करती। हम 3 लड़कों के बीच वो अकेली गर्लफ्रेंड थी। कितनी निर्भीक, कितनी बिंदास। न जाने क्यों उसे लड़कियों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर कहती, लड़कियां हमेशा छिछली बातें करती है, कॉलेज में आकर भी घर से निजात नहीं। लड़के कॉलेज आकर तो घर को भूल जाते हैं। जवानी का ज्वार हम तीनों लड़कों में जोर मारने लगा था। सोनिया की छातियां भी अब उभार लेने लगी थी। कई बार तो वो इतना महीन टॉप पहनकर आती कि हम निहाल हो जाते। सभी चोर आंखों से उसे देखते रहते। हम तीनों जब भी अलग से मिलते सोनिया की अक्सर चर्चा होती। यौवन में युवक युवतियों की बातें नहीं करेगा, उनमें रुचि नहीं लेगा तो कब लेगा? कई बार तो मैं आश्चर्य करता कि लोग यौवन में सन्यासी कैसे बन जाते हैं। इसका जवाब भी संदीप देता। यौवन में सन्यासी या तो मनुष्य स्थितिजन्य बनता है अथवा मात्र सन्यासी का मुखौटा लगाकर जनता को ठगता है। जो बसंत में पतझड़ का सांग भरता है वह निरा ढोंगी है।
संदीप का उत्तर शिवा के गले नहीं उतरा। वह उबल पड़ा। यह मात्र तुम्हारी सोच है संदीप। यह कहकर तो तुम उन तपस्वियों, मनुष्यों एवं संतों के त्याग को नकार रहे हो जिन्होंने अपनी चिर तपस्या से समाज की दिशा बदल दी। ऊर्जा के रीचन का तरीका भिन्न हो सकता है। आवश्यक नहीं है ऊर्जा का अधोगमन ही हो, ऊर्ध्वगमन भी संभव है। जिस अनुभव से तुम नहीं गुजरे उसे तुम नकार नहीं सकते। शिवा के उत्तर से मैं हतप्रभ था। यह शेर को सवा शेर वाली बात थी, पर संदीप हार कहाँ मानने वाला था। झल्ला कर बोला, अपनी साधुघरी अपने जेब में रख। मुझे इतनी ऊंची बातें समझ नहीं आती। मैं तो इतना भर जानता हूं कि नल भरा हो तो पानी नीचे ही गिरेगा, बादलों से बूंदें धरती पर गिरेगी। तुम प्रकृति की शक्तियों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। पहाड़ों से नदियां मैदानों में ही बहेंगी। तुम हरिद्वार से गंगा गंगोत्री की ओर ले जा सकता है क्या? शिवा के पास कौन से उत्तरों की कमी होती। तमक कर कहता, तुम्हारा मतलब महावीर, बुद्ध, विवेकानंद, जीसस असामान्य थे। जिन ऊंचाइयों पर तुम नहीं पहुंच सकते उन ऊंचाइयों को छोटा करने का तुम्हें क्या अधिकार है? विवेकानंद भी उपलब्ध होने के पूर्व तुम्हारी तरह तर्क करते थे। उपलब्ध होकर वह भी तो यौवन में संत बन गए थे। बात पड़ती तब मैं ही बीच बचाव करता। तुम दोनों की बातों में दम है दोस्तों। अपने अपने अनुभव, मार्ग एवं दृष्टिकोण हैं। एक बात एवं एक अनुभव हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक नहीं होता। इन छोटी बड़ी चर्चाओं के बीच एक बात तय थी। हम तीनों सोनिया की तरफ आकर्षित थे। रूप, गुण, सौंदर्य की त्रिवेणी थी वह। तीखी नाक, गहरी काली आंखें, तराशी हुई भौहें, सुंदर कपोल, जिसके बीच पड़ने वाला गड्ढा उसे एक विशिष्ट पहचान देता। मुस्कुराती तब दंत पंक्ति मोतियों सी चमकती। अच्छी लंबी थी। अक्सर हाई हील की सैंडल पहनती, इससे और लंबी लगती। हम तीनों मन ही मन चिड़िया फांसने का स्वप्न देखते, पर धीरे धीरे मुझे एवं शिवा को समझ में आ गया कि उसका झुकाव संदीप की ओर है। यहां दाल नहीं गलने वाली। लेकिन संदीप की तरफ भी उसका झुकाव स्पष्ट नहीं था। कुल मिलाकर सोनिया हम सबके लिए उस धुएं की तरह थी जिसके पार कुछ नहीं दिखता। एक बार हम चारों कैंटीन में बैठे चाय का लुत्फ ले रहे थे। उस दिन औरत एवं उसके हकों पर बात चल पड़ी। शिवा में तर्क वितर्क की तो आदत थी ही। बात बढ़ी तो उसने शेक्सपियर को उद्धृत किया। उस महान कवि ने ऐसा क्यों कहा, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, अर्थात औरत तुम्हारा नाम बेवफाई है। सोनिया को तब मैंने पहली बार तैश में देखा। उसकी त्योरियां चढ़ गई, चेहरा लाल हो गया। धमक कर बोली, जो कुछ शेक्सपियर ने कहा वह उस पात्र का एक विकृत रूप है जो उन्होंने रचा। उसे आप संपूर्ण नारी जगत का पैमाना नहीं बना सकते। यह पुरुषों के सोच की संकीर्णता है, क्षुद्रता है। वही चरित्र ठोकर खाए एक पुरुष का भी हो सकता है। मुझे तो यह तक कहने में गुरेज नहीं कि पुरुष तो होते ही बेवफा है। औरत तो मात्र चोट खाकर ऐसी बनती है। हाँ, जिन पुरुषों को स्त्रियां नकार देती है वे यहां वहां से ऐसी पंक्तियां ढूंढ लाते हैं। कहने को तो तुलसी ने भी कहा है, ढोर गंवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसी तुलसी ने सीता को जगत जननी जैसे शब्दों से संबोधित किया है। सीता की महानता एवं ऊंचाइयों की व्याख्या तुलसी से अधिक किसने की है? हर कवि एवं लेखक अपने अच्छे बुरे पात्रों के साथ बहते रहते हैं। इसका अर्थ यह हरगिज नहीं होता कि एक विशिष्ट अच्छाई अथवा बुराई उस वर्ग में सनातन होती है। यह उस पात्र एवं वर्ग का मात्र समसामयिक रूप है।
सोनिया की ललाट पर गांभीर्यम चिंतन की रेखाएं उभरने लगी थी। कुछ रुककर पुनः बोली, शिवा, औरत जिंदगी में एक ही बार प्यार करती है, दूसरी जगह तो वो मात्र समझौता करती है। शील उसका श्वास है, उसकी अंगूठी में जड़ा हुआ नगीना है। औरत धरती की तरह सहिष्णु होती है, व्याभिचारी आकाश की तरह उन्मत्त नहीं। उसका हृदय बेतरतीब फैलने वाले जंगल के पौधों की तरह नहीं होता, वह गमले में खिले गुलाब की तरह होती है। उसका घर ही उसका मंदिर, उसकी परिधि होता है। यह परिधि उसकी बेड़ियां नहीं होती, वरन ये बेड़ियां उसका गहना होती है। अपना आकाश वह तभी बनाती है जब पुरुष बेवफाई करते हैं। हाँ, तब उस आकाश के अनंत छोर होते हैं, वह पुरुष से अधिक तीव्रता से गिरती है। उस दिन शिवा का चेहरा देखने लायक था, मानो किसी की नंगी पीठ पर कोड़ा पड़ा हो और वह कराह नहीं सकता हो। हाँ, मैं मनी मन खुश था। आज से शिवा का पत्ता कट गया। मेरी आशंका लेकिन निर्मूल सिद्ध हुई। दूसरे दिन सोनिया ने सबसे पहले आकर शिवा से हाथ मिलाया। शिवा, कल की बातों का बुरा नहीं मानना। तुम जैसे विद्वान व्यक्ति से बहस करने का अलग आनंद है। टक्कर का योद्धा हो तभी युद्ध में आनंद आता है। इतना कहकर उसने शिवा के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखे, उसकी आंखों में झांक कर बोली, शिवा, यू आर सिंपली ग्रेट। मेरी छाती पर सांप लौट गए। उस दिन मेरा और संदीप का चेहरा लटक गया। एक दिन हम सभी कॉलेज से घर लौटने के लिए पार्किंग स्टैंड पर खड़े थे। कॉलेज छूटते हुए भी हम न जाने कितनी बातें कर लेते। मौसम खुशगवार था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सोनिया के चेहरे पर गिरी बूंदें एवं ललाट पर बिखरी जुल्फें उसके रूप की आभा शस्त्र गुना कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कितनी खूबसूरत थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि अनंग दिखता क्यों नहीं। जो रूपसियों की आंखों में छिपा हो वह दिखेगा कैसे। मैं स्कूटर उठाने ही वाला था कि सोनिया मेरे पास आई एंड सभी को एक्सक्यूज मी कहकर मुझे एक तरफ ले गई। इस छोटे से रास्ते में मेरे मन के आकाश पर इंद्रधनुषी रंग बिखर गए। उसके बाद उसने जो कुछ कहा तो लगा सुख के अमृत घन मेरे माथे पर बरस पड़े हों। वह कह रही थी, सूर्या, मुझे तुमसे कुछ आवश्यक गोपनीय बातें करनी हैं। तुम शाम 4 बजे मेरे घर आना। मेरे कानों में शहद घुल गया। मन मयूर पंख फैलाकर नाचने लगा। मैं मंसूबों की नाजुक सुइयों से सपनों के रेशमी वस्त्र भी सीने लगा। ओह, मैं कितना भाग्यशाली हूं। सोनिया ने मुझे इस लायक समझा। मन की कली कली खिल गई। आदमी अपनों के बीच पदोन्नत होकर कितना गौरवान्वित होता है। उस शाम उसने दिल खोलकर रख दिया था। वह कितनी मीठी आवाज में कह रही थी, सूर्या, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। यह कहकर वह कुछ पल के लिए रुक गई। ये पल मेरे जीवन की बेशकीमती नेमत थे। क्या सचमुच आज मेरे कान बहुत सुनेंगे जिनका उन्हें इन वर्षों में इंतजार था। मेरा मन आनंद सिंधु में डुबकी लगाने लगा। कल्पनाओं ने सतरंगी सपनों का एक ऐसा साम्राज्य रच डाला जिसकी महारानी सोनिया एवं महाराजा मैं था। अपने सपने रोमांच को छुपाते हुए मैंने वार्ता को गति दी। कम ऑन सोनिया, यू कैन शेयर एनीथिंग विद मी। मेरी वाणी आत्मविश्वास से लबरेज थी। दिल उछलकर बाहर आना चाहता था। मैंने स्वयं को संयत किया। सोनिया की आंखें अब लाज से लाल होने लगी थी।
कुछ झिझकते हुए बोली, सूर्या, आज तुझे सूर्या, आज मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। पहले मैंने सोचा कि इस कार्य में मैं शिवा का सहयोग लूं, पर तुम तो जानते हो वह प्योर थ्योरी है, उसमें वह प्रैक्टिकलिटी नहीं है जो तुम में है। तुम सत्य असत्य का अन्वेषण नहीं करते, तुम मित्र के लिए मर सकते हो। कहते कहते वह फिर कुछ पल के लिए रुक गई। मेरी छाती गर्व से फूल गई। उसने वार्ता जारी रखी। दरअसल मैंने तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से यहां बुलाया है। मैं एक अरसे से मन ही मन कहते कहते उसने चेहरा हथेलियों से ढक लिया। मेरा साहस आसमान छू गया। मैंने उसकी हथेलियां हटाकर कहा, अब बता भी दो यार। आंखों में आए लाल डोरों के बीच गहरी काली पुतलियां घुमाते हुए वह बोली, सूर्या, मैं मनी मन संदीप को चाहने लगी हूं। मैं उससे सीधा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूं। मेरी इच्छा है कि तुम इस महापुण्य के सेतु बनो। भरे गुब्बारे पर जैसे किसी ने पिन मार दी हो, वही हालत मेरी थी। चेहरे की रंगत बदल गई। संदीप परोसा हुआ थाल छीन कर ले गया। स्थिति देखकर मैंने पैंतरा बदला। बधाई सोनिया, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इससे आगे कहने का साहस ही कहां बचा था। किसी तरह काम का बहाना बनाकर मैं वहां से उठकर चला आया। पूरे रास्ते हृदय में हाहाकार मचा था। मेरी मनोदशा का मैं खुद बयान नहीं कर सकता। संदीप के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या बुलंदी छू रही थी। हरामी साला, जब देखो बकर बकर करता रहता है। ये लड़कियां भी कितनी मूर्ख होती हैं, हमेशा बातूनी लड़कों पर मरती हैं। मन की गहराई में झांकना इन्हें आता ही नहीं। उस समय संदीप और हम किसी तालाब के किनारे खड़े होते तो मैं उसे पानी में धक्का दे देता एवं ईश्वर से यही दुआ करता कि वह कभी ऊपर नहीं आए। सोनिया के शब्द छाती में तीर की तरह धंस गए थे। आज मुझे शिवा कितना अच्छा लग रहा था। माना कि प्योर थ्योरी है, भांजी तो नहीं मारता। घर आकर मैंने नींद की 2 गोलियां ली। 3 घंटे तक सोया, तब जाकर मन संयत हुआ। विवेक रथी बनकर अब भावनाओं पर लगाम लगाने लगा था। मानव मन कितना रहस्यमयी है। इसे समझने न समझने के रहस्य में कितना सौंदर्य, कितनी कसक छुपी है। जान लेने पर यह खोखले ढोल के अतिरिक्त कुछ नहीं। अपवित्रता से पवित्रता, ईर्ष्या से प्रेम एवं क्रोध से शांति की ओर जाता हुआ मन सचमुच कितनी लंबी यात्रा कर लेता है। मुझे अब मेरे ही विचारों से आत्मग्लानि होने लगी थी। सोनिया की मित्रता कितनी महान थी, उसका रहस्य प्राकट्य कितना गरिमामय था। क्या मित्र होना प्रेमी होने से कम सुखकर है? स्त्री पुरुष के बीच पवित्र भावों से भरी मित्रता अनेक बार पति पत्नी के प्रेम से भी ऊंची होती है। क्षण भर में मेरे हृदय से संदीप के प्रति ईर्ष्या, क्रोध एवं घृणा का भाव विलुप्त हो गया। अब मैं मात्र एक मित्र था, मेरे 2 मित्रों का प्रणय सेतु। ओह, ये समाचार सुनकर संदीप कितना आह्लादित होगा। मैं मन ही मन उसके मुस्कुराते हुए मुख को देखने लगा था। संदीप जैसे कह रहा था, सूर्या, आज मैं सदैव के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया। संदीप पर जब मैंने ये राज प्रकट किया तो वह बल्लियों उछल पड़ा। मुझे बाहों में भरकर बोला, सूर्या, क्या मैं इतना भाग्यशाली हूं? 2 प्रेमियों का प्रेम अब परवान चढ़ने लगा था। यह गालों पर गुलाब खिलने का मौसम था।
इन दिनों दोनों शहर के किसी रेस्टोरेंट अथवा दर्शनीय स्थानों के इर्द गिर्द नजर आते। दोनों जब भी कॉलेज आते, उनकी आंखों में एक विशिष्ट चमक होती। सोनिया के व्यक्तित्व में भी कुछ अजीब परिवर्तन आने लगे थे। अब वह पहले जैसी बिंदास नजर नहीं आती थी। कई बार तो बात करते करते अकारण शर्मा जाती। उसका चेहरा लाज से आरक्त हो उठता। चेहरे के इस रंग को परिभाषित करना मुश्किल है। प्रेम का यह 8वां रंग अन्य सभी रंगों से अनूठा है। सोनिया इन दिनों खिली खिली नजर आती, जैसे कोई कली अभी अभी चटकी हो। कभी वह कल कल बहती हुई नदी की तरह लगती, तो कभी ऐसा लगता मानो बगीचे में खिले सहस्त्रों फूलों का अर्क उसकी आंखों में सिमट आया हो। प्रेम जीवन का राग बसंत है। कितनी ऊर्जा, कितना उल्लास है इसमें। आत्मा के आकाश पर मानो सहस्त्रों सूर्य एक साथ उगाए हों। अब मुझे समझ आया, विष्णु का एक नाम चतुर्भुज क्यों हुआ। यह नाम उन्हें लक्ष्मी को वरण करने के बाद मिला होगा। फिर लक्ष्मी चतुर्भुज क्यों नहीं हुई? संभवतः इसलिए कि स्त्री का प्रेम सिर्फ देना जानता है, खोना जानता है। मन भावन पुरुष को पाकर वह सर्वस्व दान कर देती है। स्त्री कितनी विशाल है, कितनी महान। प्रेमिका बनकर वह महानतम बन जाती है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के पश्चात दोनों ने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी की एवं दोनों का एक ही बैच में चयन हुआ। आईएएस बनने के लिए दोनों ने कड़ी मेहनत की। फल श्रम के पीछे चलते हैं। इस अप्रत्याशित उपलब्धि की कॉलेज में ही नहीं, शहर भर में चर्चा हुई। दोनों की पोस्टिंग भी एक साथ मुंबई में हुई। मुंबई पोस्टिंग होने के 2 माह बाद उनका विवाह हुआ। दोनों के विवाह उत्सव में मैं एवं शिवा झूम झूम कर नाचे थे। मित्रता भी एक अनूठा नशा है। संदीप के विवाह के 2 माह पश्चात मेरा एवं 4 माह पश्चात शिवा का विवाह हुआ। हम दोनों के विवाह में संदीप और सोनिया भी अवकाश लेकर आए। जैसे चौराहे पर आकर पथिक अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं, हम सभी अपनी अपनी करियर यात्रा पर चले गए। पक्षियों के झुंड की तरह सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के आकाश पर उड़ गए। काल का अजगर दिन, महीनों एवं वर्षों तक को निगल गया। मैं स्थायी रूप से पटना में सेटल हो गया। शिवा, संदीप एवं सोनिया मुंबई में बस गए। शिवा से जब तब मुझे सबकी जानकारी मिलती रहती। धीरे धीरे यह संपर्क भी कम होता गया। हमें विवाह किए 10 वर्ष होने को आए। मैं ठेकेदारी कार्यों में मशगूल हो गया। अब यदा कदा वर्ष में 1 आध बार ही शिवा से फोन पर वार्ता होती। संदीप, सोनिया एवं मेरे मध्य वही सेतु होता। इन्हीं दिनों एक आवश्यक कारोबारी कार्य से मुझे मुंबई जाना पड़ा। मैंने शिवा को फोन किया। शिवा मुझे स्टेशन पर लेने आ गया था। मिलते ही हमने एक दूसरे को अंक में भर लिया। हम दोनों की ऐसी दशा थी जैसे बचपन में बिछड़े 2 भाई मिले हों। 2 जड़ नदियों का मिलन अगर इतना पवित्र होता है, तो 2 चैतन्य मित्रों का मिलन कितना पवित्र, आह्लादकारी होता होगा। लंच के बाद शिवा ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर मेरी आत्मा हिल गई। उसने जब बताया कि सोनिया अभी मुंबई एवं संदीप दिल्ली में है तथा दोनों के बीच गहरी अनबन हो गई है, तो मेरा हृदय कांप उठा। क्या बात कर रहे हो शिवा? मैं लगभग चीख उठा। सच कह रहा हूं यार, शिवा ने अपनी बात दोहराई। अरे, वे तो मेड फॉर ईच अदर थे। ऐसा क्या हो गया? मेरी आंखें फैल गई। सूर्या, तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे,
कि सोनिया एक बेवफा औरत है। उसके कई मर्दों से जिस्मानी संबंध हैं। हैरत की बात तो यह है कि वह इसे खुलेआम स्वीकारती है। गमले का पौधा अब जंगल का पौधा बन गया है। मैं वाक रह गया। मेरी नसों में खून निचुड़ने लगा था। क्या इसी दुष्परिणति का मैं सेतु बना था? आखिर सोनिया ने ऐसा क्यों किया? संदीप जैसा भावुक व्यक्ति ऐसा आघात कैसे सहेगा? सोनिया उसे तलाक क्यों नहीं दे देती? संदीप को भी ऐसी औरत की क्या पड़ी है? मेरे मन में एक गहरा अंधेरा पसर गया। इसी अंधेरे में असंख्य प्रश्न जुगनुओं की तरह चमकने लगे। क्या उसी सोनिया ने ऐसा किया जो शील को नारी का गहना कहती थी? मैं मन की जिज्ञासा नहीं रोक पाया। मैंने उससे मिलना तय कर लिया। उस समय वह मुंबई नगर निगम के सचिव पद पर तैनात थी। 1,000 से अधिक कर्मचारी उसके अधीनस्थ थे। बहुत पावरफुल पोस्ट थी उसकी। भूमालिक उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह भिन भिनाते। उसकी कृपा दृष्टि किसी को निहाल कर सकती थी। मैंने सोनिया को फोन किया तो वह भावुक हो उठी। मैंने दूसरे दिन शाम को मिलने का समय लिया। अमनियत समय पर पहुंच गया। वह गार्डन में आराम कुर्सी पर बैठी थी। कितना विशाल गार्डन था उसका। आवास उससे भी बड़ा था। क्या बड़े लोगों के दुख भी उनके भवनों की तरह भव्य होते हैं? इतने बड़े घर में अकेली सोनिया कैसे रहती होगी? मुझे देखते ही वह कुर्सी से उठी, आगे बढ़कर हाथ मिलाया, एवं पास से रखी आराम कुर्सी पर बैठने को कहा। हाथ मिलाते हुए उसने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया, पर इस मुस्कुराहट में वो निर्मल उल्लास नहीं था जो कभी उसके चेहरे पर हुआ करता था। आज उसकी मुस्कुराहट में अपराध बोध स्पष्ट झलक रहा था। हम दोनों आराम कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। बीच में सेंट्रल टेबल रखी थी जिस पर नौकर अभी अभी चाय रखकर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात कहाँ से प्रारंभ करूं। संदीप के बारे में बात करूं अथवा न करूं। आशंकाओं के असंख्य मेघ मेरे मस्तिष्क पर छा गए। मैंने आंख उठाकर सोनिया की ओर देखा। आकाश का असीम खोखलापन उसकी आंखों में सिमट आया था। मुझसे रहा न गया। मैंने साहस कर वार्ता प्रारंभ की। कैसी हो? संदीप के क्या हाल हैं? मेरे कहने भर की देर थी कि उसकी सिसकियां बंध गई। कपोलों पर टप टप आंसू बहने लगे। वर्षों का मवाद क्षण भर में पिघल गया। वो उत्तर देना चाहती थी और नहीं भी। कुछ संयत होकर बोली, तुम्हें शिवा ने सब कुछ बता दिया होगा। नहीं, ऐसा क्या हो गया? मैंने जानबूझकर बात छुपाने का प्रयास किया। सूर्या, मैं और संदीप अब एक साथ नहीं रहते। गत 2 वर्षों से हम अलग अलग रह रहे हैं। संदीप ने कुछ दिन पूर्व तलाक का नोटिस भी भेज दिया है। उसने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। दोनों कुछ देर मौन बैठे रहे। मैं चाहता था कि वही बात आगे बढ़ाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे चुप्पी तोड़नी पड़ी। अब पुरानी बातों को भूल जाओ सोनिया। किस दंपति में मत मतांतर नहीं होते? कभी कभी ऐसा हो जाता है। अतीत को जितना खोदोगे, वर्तमान की इमारत उतनी ही कमजोर होगी। मैं संदीप से बात कर उसे समझाऊंगा। अनेक बार अतीत के दंश मिटाना मुश्किल हो जाता है सूर्या।
क्या हमारे चेहरे पर लगे बचपन के घाव मिट जाते हैं? कुछ दुख जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें हमें ढूंढना पड़ता है। बगीचे में बह रही हवाएं मानो कुछ पल के लिए रुक गई। सोनिया के मन में बवंडर उठने लगे थे। दुख सुनने वाला विश्वास पत्र सामने आ जाए तो दुख स्वयं पिघल जाता है। दुख रूपी घी को पिघलने के लिए मात्र विश्वास की आंच चाहिए। इस बार सोनिया ने बात आगे बढ़ाई। सूर्या, तुम जानते हो मैं संदीप को कितना चाहती थी। उससे विवाह करके मैं स्वयं को धन्य समझती थी। जीवन में किसी बात की कमी नहीं थी। विवाह के 7 वर्ष बाद मेरे पापा बीमार पड़े। तुम्हें मालूम है मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी। अब मैं मेरे माता पिता की एकमात्र संतान थी। मैंने संदीप से पापा को हमारे आवास पर लाने का अनुरोध किया, पर वह नहीं माना। मैंने बार बार अनुरोध किया तो उसने तैश में कहा, मैं घर को ससुराल बनाना नहीं चाहता, तुम किसी नश को लगा दो। उसकी माँ बीमार पड़ी तब मैंने पूरे 7 माह सेवा की थी, लेकिन मेरे पिता के प्रति उसका ये रवैया मुझे सहन नहीं हुआ। मैं अपने पिता के घर चली आई। उन्हें मैं अकेले इस हालत में कैसे छोड़ती? मैंने एवं पापा ने उससे कुछ समय ससुराल रहने का अनुरोध किया, पर वह नहीं माना। मैंने फ़ोन पर मनाने का प्रयास किया तो उसने अत्यंत रूखा जवाब दिया, मुझे घर जवाई नहीं बनना, बुड्ढा मरे मेरी बला से। संदीप की इस बात ने मेरे अंतर क्रोध को दहका दिया। क्या दामाद अपरिहार्य स्थितियों में ससुराल नहीं रह सकता? औरत तो सब कुछ छोड़कर पति के घर चली आती है, सब कुछ समाहित कर लेती है। पुरुष के ये पूर्वाग्रह क्यों? अगर मैंने उसके पिता को पिता तुल्य समझा तो वो मेरे पिता का अपमान क्यों करे? समाज की प्रथाएं मनुष्य की सुविधा एवं सुख के लिए बनाई गई है। उनके प्रति जड़ता का भाव ही रूढ़ियों को जन्म देता है। एक दामाद ससुर की सेवा क्यों नहीं कर सकता? ससुर के पैसे से तो वह परहेज नहीं करता। मैंने मन मारकर उसकी बात मान ली। अकेली पापा की सेवा करती रही, लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकी। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि उसके पांव बहक गए हैं। मेरे विश्वास पात्र साथियों ने जब बताया कि वह यहाँ वहाँ औरतों पर मुंह मारता रहता है, तो मेरे पांव तले जमीन सरक गई। जिस आदमी को मैंने भगवान समझा, उसका यह रूप। क्या औरत इतनी मजबूर है? हम दोनों की शैक्षणिक योग्यताएं बराबर, उपलब्धियां बराबर, आय बराबर, फिर गिरने का अधिकार मात्र पुरुष को क्यों? मेरे पिता को कहीं से ये बात पता चल गई। इसी गम में उन्हें हृदयाघात हुआ एवं वे चल बसे। अपनी व्यथा कहते कहते उसकी हिचकियां बंध गई। चेहरा आंसुओं से नहा गया। उसके आंसू मानो उसके संतप्त हृदय का अभिषेक करने लगे थे। जब आंसू थमे तो उसका चेहरा रंगत बदलने लगा। अब उसके चेहरे पर रोष उभरने लगा था। आगे जो कुछ उसने बताया वह ज्वालामुखी के लावे से कम नहीं था। सूर्या, इसके बाद मैंने संदीप को जवाब देने की ठान ली। औरत खूंटे से बंधी बकरी नहीं है। सामाजिक रूढ़ियों का ये शूल स्त्री के लिए ही क्यों? उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। मनुष्य का अंतर क्रोध कई बार उसे उन राहों पर धकेल देता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, यह सब भाग्य का खेल है, तुम धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बातों से उसका क्रोध ठंडा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टे मेरी समझाइश ने आग में घी का काम किया। वह तमतमा कर बोली, सूर्या, भाग्य की ढाल से
कमजोर व्यक्ति रक्षा करते हैं। वीर तो सदैव अपने रण कौशल पर विश्वास रखते हैं। संसार की सहानुभूति और सांत्वना पर जीने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। दूध और मन फटने पर कभी नहीं जुड़ते, उनको जोड़ने का प्रयास भी मूर्खता है। मैंने भी अब अपनी परंपराएं तोड़ दी है। अब मेरे लिए भी मात्र एक पुरुष का नियम क्यों, मेरे आकाश भी तो बदल सकते हैं। आज मैं भी शराब पीती हूं, मेरे भी अनेक पुरुष मित्र है। मेरा व्यक्तित्व, मेरी सेक्सुअलिटी अब एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर अपनी शक्ति एवं धन का सहारा पाकर पुरुष बहुस्त्रीगामी हो सकता है तो स्त्री बहुपुरुषगामी क्यों नहीं हो सकती? क्या द्रौपदी के 5 पति नहीं थे? क्या वह स्त्री नहीं थी? हमारे ही धर्म ने उसे एक सम्मानित स्त्री का दर्जा दिया है। फिर सोनिया ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कुपथगामी होना क्या मात्र पुरुष का अधिकार है? हाँ, एक बात अपने मित्र तक अवश्य पहुंचा देना, मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। मैं उसे वर्षों कोर्ट में घसीटूंगी। मैं उसे तड़फते हुए देखना चाहती हूं। अब मेरे जीवन का यही ध्येय है। सोनिया का चेहरा तपे अंगारों की तरह लाल हो उठा था। दिल से फफोले फूट रहे थे। इससे आगे सुनने का साहस मुझ में नहीं था। मेरा कलेजा ऐंठने लगा। अब मेरे पास कहने को क्या बचा था? अगर आकाश भटक जाए तो उसे कौन राह दिखा सकता है? मैंने सोनिया से विदा ली। दूर नीले आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा था। धन्यवाद।